हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, अभी कुंभ मेला प्रयागराज में चल रहा है। 144 साल के बाद ये कुंभ लगा है। इसमें देश विदेश से जितने भी आदमी हैं जो कि इस कुंभ मेला से प्रभावित हुए हैं, वो देश विदेश से, चाहे हिंदू हो, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, सबका प्रयास हो रहा है कि कुंभ मेला में एक बार डुबकी लगाए। तो उसी कुंभ मेला में एक जो है साधु बहुत वायरल हो रहा है। उसका नाम अभय सिंह है। उनका इंटरव्यू एबीपी चैनल पर बहुत विस्तार से है, वो मैंने कवर किया है। तो वो साधु जो हैं हरियाणा झज्जर के रहने वाले हैं। नाम है अभय सिंह। उन्होंने अपना पूरा डिटेल बताया कि 12वीं करने के बाद उसका फर्स्ट टाइम में आईआईटी में मुंबई में नहीं हुआ, सेकंड टाइम अटेम्प्ट में उन्हें आईआईटी मुंबई में मिल गया और एरो स्पेस में उन्होंने बीटेक किया। उनको ड्राइंग का भी शौक था, डिज़ाइन का भी शौक था, इसलिए और पर्टिकुलर साथ साथ वो कोर्स भी करते गए उसी आईआईटी में। इसके बाद उन्होंने जॉब पकड़ा। वहाँ पे कुछ दिन फिजिक्स आईआईटी मुंबई में पढ़ाया। इसके बाद उन्होंने जॉब पकड़ा दूसरे जगह। ज़्यादा नहीं था, 12 लाख का जॉब था डिजाइन का। उनके हिसाब से वो जॉब पकड़ा। जॉब पकड़ने के बाद वो जॉब किया, फिर भी उनको सेटिस्फेक्शन, जो मेंटली सेटिस्फेक्शन होता है ना, कोई भी कार्य कीजिए, कोई भी काम कीजिए आप, तो जब तक आपको मानसिक संतुष्टि नहीं होता है तो वो काम आप सही से नहीं कर सकते। तो वही है, वो जो थे महत्वाकांक्षी बचपन से ज़्यादा थे। दूसरा बात है, बचपन से महत्वाकांक्षी थे, इसीलिए एक काम जैसे कि वो उनको कंपटीशन में उनको आईआईटी में जाना था तो आईआईटी में ही जाना था तो चले गए। वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाई किया, तो कैरियर वाइज बहुत बेस्ट चल रहे थे वो। साथ साथ में और भी कुछ सीखने का उनको, पेंटिंग ड्राइंग का भी था शौक उनको, डिजाइन का भी, सब करके वो नौकरी पकड़े। जब नौकरी पकड़े तो थोड़ी दिन नौकरी करने के बाद फिर वो आ गए कि उससे सेटिस्फेक्शन नहीं था, उसको छोड़ के फिर थोड़ी दिन जो है और कुछ काम करने लगे। इसके बाद फिर दिल्ली में आके जॉब पकड़े 13-14 में। फिर दिल्ली में काम पकड़े, दिल्ली में कुछ दिन काम किए उन्होंने। दिल्ली में उसमें भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। फिर उनकी बहन जो है कनाडा में रहती है, जिसने पीआर लगा के, बहुत मुश्किल से पीआर लगाने में, बहुत स्पॉन्सर करने में अपने भाई को स्पॉन्सर किया और फिर वो कनाडा चला गया। कनाडा में भी अपना बहनोई के साथ रहते रहते ये जो अभय सिंह हैं, साधु अभय सिंह, उनको मन नहीं लगा और फिर वहाँ पर भी वो अलग रूम लेके रहने लगे, वहाँ जॉब करने लगे। लेकिन कुछ दिन जॉब करने के बाद वहाँ भी उनको मेंटली सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, मानसिक रूप से उनको संतुष्टि नहीं मिला और वो महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति के थे। इसीलिए उन्होंने वो जॉब छोड़ के फिर वापस इंडिया आया। इंडिया में फिर उन्होंने जो साउथ के हैं उनके महाराज, उनके यहाँ जो है, उनके यहाँ सतगुरु जो हैं, उनके यहाँ उन्होंने 1 साल 9 महीना करीब रहा। तो वो सत्य और सनातन के खोज में भटकते रहे कि सत्य क्या है। जो कर लेते थे जो काम, उससे वो संतुष्ट हो जाते थे। फिर लगता था इसके बाद क्या है, ये तो कर लिया मैंने। तो ये उनकी प्रवृत्ति थी कि एक काम से उनको हर समय संतुष्टि नहीं होता था, आगे बढ़ने का लालसा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ऐसे ढूंढते रहते थे। इसके बाद वहाँ से वो सदगुरु महाराज के यहाँ, साउथ के हैं, उनके यहाँ आए। उनके यहाँ उन्होंने 9-10 महीना बिताया। इसके बाद जो है वो एकदम से ट्रॉमा में चले गए। तो लेकिन सब ने हेल्प किया, उनका फ्रेंड लोग। फिर दिल्ली में उन्होंने कुछ काम किया। काम करने के बाद फिर वो, उस समय कोविड आ गया 21 में, 20 में। तो 20 में फिर उन्होंने जो है एकदम से कमरे में बंद होके अपना कैसे रहना पड़ा। इस दौरान इनको जो है
इतना सारा जो इनको महत्वाकांक्षा और इतना सारा चेंज के बाद इनको थोड़ा मानसिक ट्रॉमा आ गया था, जिसको बोलते हैं डिप्रेशन बोलते हैं, उस तरह का हो गया था प्रॉब्लम। तो उनका उसका जो है डॉक्टर के पास वो ट्रीटमेंट भी करवाते थे। तो डॉक्टर के पास जाते थे तो डॉक्टर से बार बार पूछते थे कि डॉक्टर साहब ये क्यों हो रहा है, और मैं इतना पढ़ा लिखा, इतना टैलेंटेड हूँ, सब कुछ जानता हूँ मैं, लेकिन अगर कहीं इंटरव्यू होता है तो मैं ये सारा भूल जाता हूँ। अगर इंटरव्यू भी कहीं दिल्ली में वो जॉब ढूंढ रहे थे, कोई खास जॉब नहीं मिला, लेकिन इन्होंने अपने काम में 100% दिया। तो वो पूछते थे कि मेरा मेरा भूल जाता हूँ सारा जानते हुए, क्योंकि फिर वो लिख के उनको जाना पड़ता था कि ये मैं जानता हूँ। तो इस तरह करके क्यों होता है? तो इस तरह करके मानसिक परेशानी उनको बढ़ गया। फिर फाइनली उन्होंने दिल्ली भी छोड़ दिया। दिल्ली में भी छोड़ के लास्ट में वो 2021 में बैराग अपना लिए, और बैराग अपना के अब वो बैरागी हैं और साधु बन गए हैं जूनागढ़ अखाड़ा में, और भगवान की भक्ति करते हैं। जब संपादक महोदय जो एबीपी का, उन्होंने पूछा कि आपका खर्चा सब कैसे चलता है, तो उन्होंने कहा कि अभी कनाडा में जो मैं कमा के लाया हूँ डॉलरों में, वहाँ का वैल्यू है, तो उसी पैसा को रखा हूँ, और उनका मन जो है, तन है, सब भगवान में अब लग गया है। और वो बोलते हैं कि कोई भी अपना जो है सनातन धर्म का पुस्तक पढ़ने के बाद, उसके बाद रियलाइज होता है कि ये जिंदगी कुछ नहीं है, जो है ये वो अपने मोक्ष के मार्ग पर चल पड़े हैं, और वो साधु बन चुके हैं। दुनियादारी से उनको कोई वास्ता नहीं है, बस भगवान भजन में और साधु संतों के संसर्ग में साथ में रह के अपनी जो है, जो भी उनको प्रतिभा है वो तो है ही, वो तो गॉड गिफ्ट है, इसके साथ ही उनको बैराग आ गया है। तो इस तरह करके उसका पूरा जो है एबीपी न्यूज वाले संपादक महोदय ने उसका कवर किया, उसको भी मैंने कवर किया, क्योंकि मैं वहाँ नहीं उसका इंटरव्यू ले रही थी। तो जो इंटरव्यू मेरे को मिला, उस इंटरव्यू को मैंने कवर लिया और आप लोग के सामने दोस्तों लेके आ रही हूँ कि आईआईटी, मेरे को ये निष्कर्ष लगा इसमें, अचानक इनका मन हुआ और इन्होंने वैराग धारण कर लिया। क्या कहानी थी अभय जी, समझेंगे। अभय जी, ये जो कहानी है आपकी, सबसे पहले तो ये कि एरोस्पेस में आपने इंजीनियरिंग की आईआईटी बॉम्बे से। आईआईटी जाना यूथ का सपना होता है और वहाँ जाने के लिए एक बड़ी मेहनत करनी होती है। तो आपने पहले मेहनत की, आईआईटी पहुँचे, और फिर उसके बाद अभी जो स्वरूप हमें आपको दिख रहा है। पहले तो वो कहानी कि आप आईआईटी जाने के लिए क्या मेहनत की, कैसे क्या किया? तो इसमें तो सबसे पहले तो, क्योंकि मैं बहुत छोटे शहर से हूँ ना, झज्जर में, तो मुझे तो 12th तक तो पता ही नहीं था आईआईटी के बारे में कि कुछ होता है। फिर वहाँ पे कोई तो आया था स्कूल के अंदर कि हाँ ये ऐसे है, फिर उससे थोड़ा पता चला कि अच्छा ये कोचिंग में ये सब चीज़ें भी होती है। तो वो सब पता चल के फिर जैसे 12th के बाद 1 साल ड्रॉप किया, फिर दिल्ली गया, वहाँ पे कोचिंग में पढ़ाई की, तो फिर हाँ हो गया, मतलब माइंड तो शार्प था ही। कितनी रैंक आई आपकी? मेरी थी 731। फिर उसके बाद वो रैंक आने के बाद एरोस्पेस इंजीनियरिंग चुनना, मतलब एरोस्पेस इंजीनियरिंग चुनने के पीछे का मकसद, क्योंकि उस समय पे आमतौर पर सीएसआईटी जैसी फील्ड, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बाकी चीज़ें लोग जाते थे। एरोस्पेस इंजीनियरिंग चुनने के मतलब पैसे से तो मेरे को पहले से भी नहीं था ना। आईआईटी तो मैं इसलिए जा रहा था कि बड़ा कॉलेज होगा तो घर वाले दूर जाने के लिए मना नहीं करेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे, प्राइवेट में जाओगे तो बोलोगे इतना पैसा लगा रहे हैं, इतना दूर क्यों जा रहा है। वो आईआईटी है तो मुंबई भी जा सकते हो, दूर भी जा सकते हो। तो सबसे पहले तो मैंने यही देखा था कि मुंबई जाना है, दूर जाना है। अब फिर रैंक के हिसाब से मैं देखा कि ये एरोस्पेस सही चीज़ है यार, इंटरेस्टिंग होगा, कुछ पढ़ने वढ़ने में मजा आएगा भाई, तो उसके हिसाब से चूज़ किया। वो सब नहीं सोचा मैंने कि हाँ ये सीएस में ज़्यादा जो प्लेसमेंट लगती है ये सब। अच्छा, एरोस्पेस इंजीनियरिंग चुनना, उसकी पढ़ाई करना, उस दौरान कैसे क्या रहा? और मतलब एरोस्पेस में जैसे गए स्टार्टिंग में, तो शुरू में तो एज ए, जहाँ तो तुम जाते, जैसे हम तो इंग्लिश में नहीं बोलते थे स्कूल में भी, कहीं पे भी, और वहाँ पे इंग्लिश में लेक्चर और इंग्लिश से प्रेजेंटेशन देनी होती थी। पहली प्रेजेंटेशन तो गला ही सूख गया था मेरा क्योंकि वो बोलने में नहीं आ रहा है वो धीरे धीरे तुम सीखे। फिर हॉल में जैसे मुंबई में एक्सपोजर मिला,
तो समझ में आया कि दूसरी चीज़ें भी होती हैं। जैसे जैसे ह्यूमैनिटीज़ वाला डिपार्टमेंट था वहाँ पे, तो वहाँ पे मैंने फिलोसफी के, सब के, पोस्ट मॉडर्निज्म, एपिस्टेमोलॉजी, ये स्टडी ऑफ नॉलेज जिसको बोलते हैं। ये सब आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ पढ़ सकते थे वहाँ, मतलब ह्यूमैनिटीज में? मतलब ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं, इलेक्टिव कोर्स होते हैं, तो कोई कोर्स हाँ दूसरे डिपार्टमेंट में जाके भी कर सकते हो। तो मैं उस वाले में करता था, और एक आईडीसी जो डिपार्टमेंट है डिजाइन वाला, उस वाले के कोर्स करता था। उसमें डिजाइन वाला कोर्स क्यों करते? वही क्योंकि इंटरेस्ट था ना उसमें। डिजाइनिंग में क्या इंटरेस्ट? मतलब जैसे बचपन से ही मेरे को ड्राइंग में, इन सब में बहुत इंटरेस्ट है। मैंने तो पोएम भी बहुत लिखी है ना, बहुत कुछ किया ना भाई आईटी में। मैंने प्ले भी डायरेक्ट किए हैं, पोएम्स भी लिखे हैं, मतलब पोएम रेसिटेशन ये सब भी। उसके बाद ये जैसे पेंटिंग में, इसमें हॉस्टल का भी वो फाइन आर्ट सेक्रेटरी था, ये सब था। बहुत सारी चीज़ें की, उसमें भी मेरे को जैसे अवार्ड वगैरह मिले, ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड ये सब भी आईआईटी से भी। कैसी पोएम लिखते थे आप, कौन सी टाइप की? मतलब जैसे पहले तो हिंदी में बहुत लिखते थे, जैसे 11th-12th में थे उस टाइम पे, तो उसमें तो पूरा भर दिया था मैंने। एक बार तो मैंने 12th में अपने फिजिक्स के टीचर के ऊपर लिखी थी इतनी बड़ी पोएम। वो बार बार ऐसे जीभ निकालते थे, तो जैसे शक्तिमान होता ना, उसका नाम मैंने दिया था जीभ मान। तो वो थोड़ा स्कूप टाइप का था, जो फेयरवेल थी ना तब सुनाया था, उसमें तो कर सकते ना, वो इंटरेक्शन वैसा वाला होता है। अच्छा, फिर आपने जो कहा कि जिस तरीके से आप जो डिजाइनिंग का कोर्स था वो आपने मतलब उसकी पढ़ाई शुरू करी या वो चीज़ें पढ़ी, उसका क्या इम्पैक्ट रहा? और ये जब आपकी पढ़ाई ये खत्म हुई फिर उसके बाद? मतलब वो सवाल, मैं वही बोल रहा था, जैसे सवाल जो है उसको तुम यूनिटी में देखोगे तो तुमको समझ में आता है कि वो आईआईटी में गया मैं, फिर वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि यार अब क्या करूँ मैं आगे, अब मेरे को लाइफ में क्या करना है। जो गोल अभी तक डिसाइड किया था वो तो हो गया अचीव, कि हाँ आईआईटी में जाना है, दूर जाना है, इससे निकलना है, वो हो गया। अब क्या करना है? क्या करना था फिर? हाँ, तो फिर उसके लिए सवाल में, उसी के लिए तो मैं फिलोसफी कोर्सेज पढ़ रहा था। फिर मुझे समझ में आया तो कुछ बता ही नहीं रहे। वो टीचर से मेरी बहुत बहस होती थी बाद में भी, कि मैं कहा सर आप प्रैक्टिकल तो कुछ बताओ ना, कि जो लाइफ में जो यूज कर सके। मतलब थ्योरी में तो ठीक है, उसने ये कहा, उसने ये कहा, वो सब ठीक है, बट मैं क्या करूँ? वो तो बताओ। बट वो फिर इतना समझ में नहीं आया, तो फिर फाइनली वही समझ में आया कि जो तुमको पसंद है वो चीज़ करो। वो चीज़ तुम ज़्यादा लंबे समय तक कर सकते हो, जिंदगी भर कर सकते हो, तो अपनी ज़िंदगी उसमें डिवोट कर सकते हो। तो फिर मैं डिज़ाइन वाली साइड में आया। डिज़ाइन वाले में भी वही है, स्टार्टिंग में नहीं हुआ तो फिर कोचिंग में 1 साल फिजिक्स पढ़ाया मैंने, क्योंकि वो आईआईटी की हुई थी, तो वो इजी, सबसे इजी जॉब वही था। उसमें ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, तुमको तो आता ही ऑलरेडी वो सब। तो और वो मिल भी इजीली जाती है, और सैलरी भी बढ़िया होती है। और उस टाइम पे भी जैसे तुम फ्री हो तो मैं स्केचिंग की प्रैक्टिस करता रहता था वहाँ पे बैठा बैठा चाय की दुकान में, उस सब में। तो मतलब स्केचिंग का भी बचपन से मामला वो था, आपको स्केचिंग अच्छी आती थी? हाँ, ड्राइंग वगैरह तो बचपन से ही बहुत अच्छी आती थी मेरे को, लाइव बना देता था मैं। उस फील्ड में फैमिली ने नहीं कहा आगे बढ़ जाओ? नहीं 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 नहीं, वो तो उल्टा उल्टा घसीटा डाला। एक एक जो बेसिकली एक ड्राइंग का टीचर था, वो स्कूल में रहता था, हॉस्टल में, स्कूल के ही। तो मैं ऐसे शाम को जाता था साइकिल में, 2-3 किलोमीटर दूर था, सीखने के लिए ड्राइंग ऐसे। तो 2-3 दिन तो गया, उसके बाद उसने 3D ऐसे शेडिंग वेडिंग सिखाई ये सब। फिर बाद में उसने खुद ही बोल दिया, बोला कि नहीं नहीं तू कल मत आना, कुछ तो फरवरी का टाइम था, बोला एग्जाम मारे, पढ़ाई पे ध्यान दे। तू पढ़ाई में बहुत अच्छा है, इस सब चीज़ों में मत पढ़। क्योंकि वो ड्राइंग वाला टीचर खुद ही सोचता होगा यार देखो मेरा करियर इतना अच्छा नहीं है, जबकि ये तो बहुत कुछ कर सकता है। वो सोच ही अलग होती है ना लोगों की। फिर आपने इंजीनियरिंग खत्म करी, आपने 1 साल पढ़ाया, फिर आपने डिजाइनिंग का जो ये था कंपटीशन, इसको क्रैक किया। फिर डिज़ाइन में जैसे मास्टर्स में डिग्री में एंटर किया मैंने, वहाँ पे डिग्री में फिर वो बहुत सारी चीज़ें जो पहले सीखी थी वो थोड़ी स्ट्रक्चर तरीके से सीखी अब। 2014 में? 2013, 2012-13 के बीच में फिजिक्स का जॉब किया, 13 से 15 मास्टर्स। उस टाइम पे बीच में भी जैसे मैंने इंटर्नशिप में, जैसे आईआईटी की जो बीच में जो इंटर्नशिप का टाइम होता है ना 2 महीना, उस 2 महीने में, पहले वाले 2 महीने में तो मैं ये पूरा उत्तराखंड घूम के आया था फोटो कैमरा लेके। मैं बता रहा मैं खुद से सीख रहा था, तो कैमरा लेके पूरा उत्तराखंड में फोटोग्राफी कर करके प्रैक्टिस करना, वही सब। कैमरे का भी इंटरेस्ट? हाँ वही ना। तो दूसरी वाली इंटर्नशिप में फिर मैंने वो जो डिजाइन इंस्टीट्यूट की कोई प्रोफेसर थी, उनके साथ एनिमेशन फिल्म में काम किया। तो मैं ऐसे सीख लिया, मैंने तो वोग में भी काम किया ना, वोग जी की सब में भी, फैशन फिल्म्स में भी काम किया। इतनी ढेर सारी जगहों पर काम करने के बाद ये अचानक से वैराग कैसे? तभी तो यार आ गया, मतलब तुम देख लेते हो ना चीजें।
कि यार यार ये संसार में ऐसे है, क्योंकि नहीं देखते तब तक तुमको फैसिनेशन रहता है उस चीज़ का। दूर से बढ़िया लगती है ना घास, भाई दूर के डॉग सुहावने भाई, तो तब तक तुमको लगता है कि यार ये कैसे होते होंगे यार, ये तो बड़े खुश लगते हैं ये लोग। पर तुम जाके वहां पे देखते हो कि यार कुछ नहीं है, तो नौटंकी किए ऊपर ऊपर की, कुछ खुश नहीं है, ये लोग दिखते ऐसे है बस। तो तुमको उस अपने आप ही उस चीज से तुम ऊपर उठ जाते हो ना कि हाँ नहीं नहीं इसमें तो नहीं, आगे बढ़ो, हाँ कुछ और देखते हैं और आगे बढ़ो, कुछ और देखते हैं। वैसे करते करते तो बहुत कुछ हुआ। उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स में पास हुआ। वैसे तो मेरा प्लेसमेंट हुआ था इसमें UI UX में, उसमें भी बढ़िया पैकेज मिलता है वैसे। कितने का पैकेज? मतलब उस टाइम पे जैसे वहाँ पे 12 के आसपास का मिला था, वो डिजाइन के हिसाब से बहुत बढ़िया है। मतलब IIT में के हिसाब से तो नॉर्मल हो जाएगा, बट वो डिजाइन के हिसाब से बढ़िया है। तो उसमें कूपन दुनिया करके कंपनी है ना एक, तो उसमें इसकी वेबसाइट वगैरह डिजाइन करना ये सब का काम मिला था। बट फिर मेरे को प्रोफेसर ने ट्रायल फोटोग्राफी का जो ऑफर कर दिया वहाँ पे इंस्टीट्यूट में। फिर मैं कहा ये तो ड्रीम लाइफ है, इसके लिए तो लोग जीते हैं कि भाई तुम घूमो फिरो, फोटोग्राफी करो, पैसे भी मिल रहे हैं तुमको सैलरी में, और तुम्हारा खर्चा भी वो लोग उठा रहे हैं। तो फिर मैंने उसमें चला गया। फिर बहुत घुमा मैं, सिक्किम गया, केरला गया, फोटोग्राफी की, उस साइड स्पीति साइड गया, बहुत ट्रैवल किया, अरुणाचल गया तो ये सब कर करके फिर, लेकिन वो 15-16 के आसपास की बात है, मतलब 16-17? 15-16, हाँ 2016 के बाद है। क्या वो उब गए उससे, मतलब उससे भी वो खत्म हो गया। बोला कि नहीं यार इससे तो नहीं है, इससे तो अकेला इंसान ऐसे ही जिंदा घूमता रहता है बस यहाँ वहाँ। ठीक है देख लिया, कितना पहाड़ को देखोगे यार मतलब ठीक है देख लिया तो बोले ब्यूटी है उसमें। तो वो चीज़ फिर खत्म हो गई, और कहीं ना कहीं ऐसे अंदर थक गया। मतलब ऐसा लगा कि यार बहुत थक गया, तो चूंकि एक के बाद एक ही चीज़ किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। रूटीन नहीं चाहिए, अलग चाहिए। हाँ, जो कि देखो ना अब पूरी लाइफ में यही हो रहा है ना कि स्ट्रगल ही स्ट्रगल। लाइक पहले IIT के लिए तैयारी की, फिर वहाँ पे फिर वो ढूंढा कि क्या करना है, फिर उसमें एडमिशन नहीं हुआ, फिर से इसके कोचिंग में वहाँ पे जाके पढ़ाया ताकि इसका एंट्रेंस क्लियर किया, फिर यहाँ पे ऐसे किया। इसलिए कि तुम हमेशा स्ट्रगल वाला पाथ ही चूज कर रहे हो जानबूझ के आसान वाली चीज चूज कर ही नहीं रहे हो कभी भी। तो फिर ऐसा लगा यार थक गए हो यार तुम बहुत, अभी थोड़ा आराम करो। तो आराम के लिए क्या किया फिर आप? ऐसा छोड़ के वहाँ चला गया धर्मशाला, वो धर्मकोट करके ऊपर वो गाँव है ना। चल मैं हाँ हिमाचल में, तो जलाइला वहाँ जहाँ पे रहते हैं उसके ऊपर। तो वहाँ पे फिर मैं सोचा कि बेसिक चीज़ें सीखेंगे अब लाइफ की, शांत, यही काला वाला सीखे। वहाँ पे फिर मैंने एक्सेप्टेंस वाली चीज़ को समझा कि तुम्हारे मन में जो भी विचार आ रहे हैं, जो भी तुम हो, उसको एक्सेप्ट करना सीखो। तो मैं वहाँ पे ऐसे जैसे डायरी थी, वाटर कलर पेंटिंग चालू किया मैंने, वाटर कलर करता था और साथ में लिखता था। तो 2-3 डायरिया ऐसे ही कि ऐसे कुछ विजुअल बनाया और उसके बारे में कुछ लिखा ऐसे विचार। तो बस वही करता रहता था, वही करता रहता था। फिर वहाँ पे ऐसे अकेले रहते थे, तो ऐसे खाना वाना बनाना सीखा। बड़े से अपना प्याज काटो, टमाटर काटो, एक एक करके धीरे धीरे बढ़िया से उसका लगे एक एक करके डालो छोंक में, कैसी खुशबू आ रही है, हाँ हाँ अच्छा ये वाली आती है, फिर कैसे जलने का। वो सब चीज़ों का, बेसिक चीज़ों को समझा ना, लाइफ को स्लो लिविंग जिसको बोलते हैं वो। बट लेकिन वो सब होने के बाद वो फिर माया ने फिर से झटका, संसार ने। भी कुछ नहीं। हाँ वो मतलब जैसे मैं ऑलरेडी थका तो हुआ ही था लाइफ में, बट कुछ ऐसे इंसिडेंट हुआ उसकी वजह से वो बिल्कुल मैं लाइक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम में चला गया, डिप्रेशन सीवियर डिप्रेशन ईयर में ये 2017। तो उस टाइम पे फिर वो, अब वो बिल्कुल खत्म हो गया पूरा सारा का सारा। फिर जैसे बेंगलोर में गया, दोस्तों के साथ रहा, थेरेपी वेरेपी अटेंड की, ये सब किया। फिर फाइनली सबने बोला कि तू कुछ रूटीन बना ले, ये सब कर ले तो सही हो जाएगा। फिर एक जॉब ली दिल्ली में, ये बॉम्बे शेविंग करके कंपनी है। कितने का पैकेज? नहीं वहाँ पे कुछ नहीं मिला। हाँ, वहाँ पे तो कितने 50,000 रुपये देते थे वो महीने के क्योंकि आप कहीं ना कहीं लाइक लो से स्टार्ट कर रहे हो फिर से। और उस टाइम पे तो मेरे को ऐसा होता था कि इंटरव्यू में मैंने जो काम किया ना मैं वो भी भूल जाता था एक्सप्लेन करने में, क्योंकि तुमको इतना ज्यादा मेंटली वो होता है ना। तो मैं लिख के रखता था कि हाँ ये तो सवाल पूछे ना, देखिए याद रखना तूने ये काम किया हुआ है उसको भूल मत जाना। तो दोस्त लोग भी हेल्प करते थे कि हाँ देख तू है, तू तो है इतना इंटेलिजेंट, तो इतना इंटरव्यू क्यों कर रहा है अपने आप को। बट ठीक है उस टाइम पे वो जरूरत थी तो जैसा भी मिला। उस 18-19 के आसपास? हाँ ये मतलब 17 के एंड में, फिर 18 और फिर 19 से। 2 साल आपने नौकरी? हाँ ऑलमोस्ट 2 साल के आसपास। फिर क्या हुआ? उसमें भी काम तो बढ़िया किया मैंने, मार्केटिंग कैंपेन्स बनाते थे हम उसमें भी, क्योंकि बढ़िया बढ़िया कैंपेन बनाए मैंने, जैसे कैंपेन लीड भी किया एक लास्ट में।
फिर वहाँ पे जाके फिर तब वो, लेकिन वो प्रॉब्लम परसिस्टेंस हो रही थी कि वो वहाँ पे भी अकेला ही था, दिल्ली में भी। और मेन प्रॉब्लम इसमें मेंटल हेल्थ में अकेले होने की होती है। नहीं, मतलब फैमिली, पेरेंट्स, भाई बहन? नहीं, बहन जैसे कनाडा में थी तो वही आया ना, फिर बहन ने बोला कि तू यहाँ पे आ जा। कनाडा बुलाया? हाँ, तो फिर वो कनाडा का पूरा वो पीआर वीआर का प्रोसेस किया, आईलिट्स वाइलिट्स क्लियर किया, फिर से एग्जाम, फिर से टेस्ट। मैं बोला हाँ, आईलिट्स से ही बढ़िया स्कोर करना पड़ता है तभी वो मार्क्स मिलते हैं। 7 नहीं, उसमें तो बहुत ज्यादा चाहिए ना, मतलब कम से कम 8 चाहिए तुमको। तो वो सब किया, फिर वो कनाडा में पीआर लगा के कनाडा गया। वो गए तो इसलिए थे कि हाँ उसके साथ रहेंगे, अकेले नहीं रहना है टाइप से। बट वो बात नहीं बनी, जो कि वो होता ही नहीं है। वो कोई भी इंसान दूसरे को इतना नहीं बर्दाश्त करता है। एक टाइम बहन है। की लाइफ है और उसकी भी मैरिड लाइफ है अभी। तो फिर वो वहाँ से फिर जैसे अलग ही, वहाँ से फिर अलग रूम लेके जॉब में वहाँ पे रहने लग गया। कनाडा में? हाँ, 20-21 के आसपास? 19 में गया था मैं, मार्च में वहाँ पे गया था। तो उसके बाद फिर वो कोविड आ गया। तो ऑलरेडी जो सिचुएशन जो इतनी टेंस थी वो और टेंस हो गई कि अब वैसे इंटरेक्शन नहीं है, क्योंकि मेरा मेन काम तो जॉब करना इसलिए था कि लोगों से इंटरेक्ट होता रहे, रूटीन बनी रहे, कि हाँ उसके माध्यम से तुम थोड़ा स्टेबलाइज रहोगे। और उस बीच में मैंने जैसे मेडिटेशन ये सब भी पूरा स्टडी वगैरह भी किया कि होता कैसे है यार, ये मन में ये सब चीज़ें आता क्यों है, डिप्रेशन ये काम कैसे करती है, सब चीज़ें। जैसे मैं थेरेपिस्ट पूछा था यार, ये मेरे अंदर जो शक्ति है वो आ क्यों नहीं रही है। जैसे मुझे पता है कि मैं इतना टैलेंटेड हूँ, बट मेरा वो करने का मन क्यों नहीं करता है। मुझे पता है कि हाँ मैं ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ, मैंने की हुई हैं, बट पता नहीं अंदर से इच्छा ही नहीं होती। अब ये क्या चीज़ है, इसका एक्सप्लेन करो ना। मतलब बहुत कम लोग एक्सप्लेन करते हैं उसको सही शब्दों में कि ये होता क्या है, कैसे काम करता है। तो उस समय में क्या वहाँ पे थोड़ा बहुत जैसे विवेकानंद का पढ़ा, सदगुरु को सुना उस टाइम पे कि हाँ ये जवाब देते हैं, साइकोलॉजी का वो सब पढ़ा, वो कॉग्निटिव थेरेपी ये सब जो करते हैं। बट वो फाइनली जाके जैसे कृष्णामूर्ति को बहुत पढ़ता था मैं उस टाइम पे, जय कृष्णामूर्ति। मतलब मेरे को ये मान लो स्पिरिचुअल मास्टर में वो सबसे ज़्यादा होते हैं जो कि वो किसी चीज़ को मानते नहीं थे। उनकी मेन फिलोसफी है कि रिजेक्ट ऑल अथॉरिटी, कि तुमको जो भी इंसान तो बता रहा है ना, तुमको कैसे पता कि वो सच बता रहा है, कैसे पता? खुद जानो। तो वो पढ़ते 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 और ये मान लो कि बस भगवान की एक दिन ग्रेस थी, बट वो ग्रेस होता वही जब सब कुछ छूट गया। बोले ये मान के चलो कि लाइफ में अब कुछ नहीं बचा है, अब तुम अकेले पड़े हो कनाडा में, ठीक है तुम जॉब कर रहे हो ये सब कर रहे हो, बट कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। तो उस टाइम पे वो मन जो है वो अपने आप ही शांत हो गया। फिर जैसे सब कुछ छोड़ करके वैराग ले लेना, मतलब ये अचानक तो वो अपना भी हो गया ना वैराग में, बताया ना, वो भगवान ने अपना भी वैराग करा दिया ना। देखो ना, सारी चीजें हटा दी एक एक करके। सारी चीजें हट गई है वहाँ पे। अब कोविड में तुम बस अकेले कमरे में बैठे हो, ठीक है, किसी को तुम जिंदा हो मरे हो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पेरेंट्स आपके? नहीं, पेरेंट्स जैसे यहीं पे थे, बट वो पेरेंट्स से इंटरेक्ट मैं इसलिए नहीं करता था क्योंकि वो पेरेंट्स ही मेन उस चीज की वजह थी, जो फैमिली का जो चाइल्डहुड ट्रॉमा था, हेल्पलेस वाली सिचुएशन थी ना। मैं उससे बार बार वही पूछता था थेरेपिस्ट से, मैं कहा यार मेरे को हेल्पलेस वाली सिचुएशन सही नहीं लगती। क्योंकि बचपन में क्या होता था ना, जैसे घर में मारपीट होती थी ना, तो ऐसे बच्चे तुम सिर्फ देख सकते हो, तो तुमको वो हेल्पलेस वाला चीज फील होती है, यार मैं कुछ कर। हो जाएगा, पर क्या मतलब ऐसा सिचुएशन था कि मतलब चीजें घर में बहुत ठीक नहीं थी? हाँ बहुत खराब थी ना, बहुत ठीक नहीं, क्या बहुत खराब थी। तो वो वाली चीज, फिर एक और भी इंसिडेंट हुआ लाइफ में, तो फिर जो वो चीज ट्रिगर हो गई कि यार कहीं ऐसे ना हो कि मान लो कुछ गलत हो रहा हो, मैं कुछ कर ही ना पाऊँ, मुझे ऐसे नहीं करना है। मुझे कुछ समझाओ कि मैं कैसे इस चीज़ को काबू में करूँ। कि जैसे ये 3 साइकोलॉजिकल में बोलते हैं ना कि 3 रिएक्शन होते हैं इंसान के, कि वो किसी सिचुएशन में या तो फाइट करता है, या फ्लाइट करता है, या फ्रीज करता है। पशु भी देखोगे आप, ये 3 रिएक्शन करते हैं, या तो वो शेल में चले जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे, या वो भाग जाएंगे, या वो फाइट करेंगे आपसे। तो बहुत सारे सिचुएशन में जब ऐसे मान लो कुछ ऐसे हो रहा हो, तो फ्रीज वाली उसमें चले जाते थे मैं, बट वो सही नहीं है फ्रीज वाली, वो हेल्पलेस वाली सिचुएशन है। तो उससे बाहर कैसे निकले भाई। तो ये सब करके वही मानो कि फाइनली जब तुम बिल्कुल ही शून्य होगा, जब जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं वैसे भी, फिर मेरे को ऐसे ही था कि जैसे कृष्णमूर्ति जैसे तो पढ़ता ही था मैं, इंटरेस्ट तो था ही सब। तो मन में ऐसे ही विचार आया कि यार अब तो जाने ही नहीं जाने कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब भगवान मेरे को फर्क नहीं पड़ता, उत्तर है भी कि नहीं है मुझे ये भी नहीं पता है यार। छोड़, सब कुछ छोड़ दूंगा।
तो मन में ऐसा वैसे विचार आया ना कि अच्छा तू तो मर जाएगा अब। माँ ठीक है, मर जाएंगे। और उस जब तुमने वो एक्सेप्ट कर लिया ना पूरी तरीके से, तब तुम्हारा मन शांत हो जाता है। सत्य है, मृत्यु सत्य। नहीं, वो जब मन शांत होता है ना, तो मन के परे जो चीजें तुमको वो दिखती है एकदम से, कि अच्छा मन के परे भी कुछ था यार, ये तो पूरा खेल था ही नहीं। बट उसके लिए जैसे मैंने कोई ऐसे साधना वजह ऐसे कुछ नहीं की ना, वो इनडायरेक्टली लाइफ नहीं करा दिया अपने आप ही, ऐसी सिचुएशन ही वैसे बना दी वो। आपने ये जो वैराग धारण किया, मतलब किसी ने कहा कि फला आदमी से मिल लो, फला अखाड़े से मिल लो, फला बाबा से मिल लो, मतलब ये अचानक से, जैसे हम जूना अखाड़े में बैठे हैं, इसके पीछे मतलब जूना अखाड़े से जुड़ने के पीछे का कैसे आपका रास्ता कैसे? मुझे इसमें ये निष्कर्ष लगा, जैसे वो जो अभिषेक सिंह जो साधु हैं, वो साधु जो महाराज हैं IITian, उनके बातचीत से सारे चीज़ से ये निष्कर्ष लगा कि बचपन जो उनका जो हॉरेबल था, बचपन उनका पेरेंट्स और उनके जो रिश्ते थे वो अच्छे नहीं थे, तो वहीं से उनको सेटिस्फेक्शन जो है प्यार और दुलार का उनको कमी रहा, जो उनको इस रास्ते पर उनको लाने के लिए मजबूर कर दिया। और इतना क्वालिफिकेशन के बाद, सब कुछ पाने के बाद जो है वो पेरेंट्स के पास, पेरेंट्स का ममता, पेरेंट्स का खींच के उनको नहीं ले जा पा रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने से ही बोला कि वो जो था बिल्कुल ख़राब था, उसके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं किया। लेकिन पेरेंट्स का जो एरा है, पेरेंट्स के साथ जो बच्चे रहते हैं, उस टाइम जो उन लोग को माँ बाप का जो प्यार दुलार था, अपनों का जो प्यार था, उनको बिल्कुल नहीं मिला। इसीलिए वो बार बार जिक्र करते थे कि मैं अकेलापन महसूस करता हूँ। अकेलापन में ये डिप्रेशन, ये प्रॉब्लम, ये बीमारी होता ही है। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि सबके साथ मिलूँ जुलूँ, सबसे बात करूँ, जो कि यही इसका सब उपाय है। डॉक्टर भी यही कहता है कि जिसको परेशानी होता है, या तो वो अभिषेक सिंह जो हैं IITian साधु, उन्होंने कहा कि 3 प्रॉब्लम होता है अगर ये कोई डिप्रेशन में जाता है। या तो वो एकदम फ्रिज हो जाता है, या तो फ्रिज हो जाता है, या तो वो लड़ता है, या तो वो चुप रहता है। मतलब तीन प्रॉब्लम होता है, रिएक्शन होता है जो ट्रॉमा में जाता है। तो 3 में तो ये फ्रिज हो गए थे, क्योंकि बचपन से ही इनका बचपन का जो परवरिश है वो इनके हिसाब से नहीं है, इनको जैसे बच्चे को मिलना चाहिए वो परवरिश नहीं है, जिसका ये मुझे लगता है, ऐसा अपना मेरा जो फीलिंग है, रिजल्ट ये हो रहा है। अदरवाइज भगवान की भक्ति तो कर सकते थे। भगवान की भक्ति करना सब क्या है, आप गृहस्थ जीवन में भी रह के भक्ति कर सकते थे। अपने माँ बाप को, आजकल बच्चे कम रहते हैं, 1-2 रहते हैं, माँ बाप को भी कितना दुख हो रहा होगा कि जब जिसको बड़ा किया वो चला गया, तो उसको भी, दुनिया को भी फेस करना पड़ता होगा हर चीज़ में। तो इसीलिए माँ बाप को देखते हुए भी वो भक्ति कर सकते थे। नहीं करते शादी, कुछ नहीं करते, कोई बात नहीं, बैराग हो जाते, लेकिन अपने पेरेंट्स और माँ बाप से भी लगाव रखते। तो भगवान से जैसे लगाव है, पेरेंट्स जो जन्म जाता है उससे भी लगाव, लेकिन उनके रिश्ता में कुछ ट्रॉमा, परवरिश सही नहीं हो पाया, जिसके कारण आज ये देखने को मिल रहा है। भगवान की भक्ति तो सही है, दूसरा अगर पहलू देखा जाए, भगवान की भक्ति सही है, उनका सारा कुछ सही है, अचीवमेंट, बट दूसरा डायरेक्शन जो देखा जाए उसमें यह है कि उनका परवरिश सही होने के नहीं के कारण उनमें ये इतना अवसाद आ गया जिससे वो डिप्रेशन तक पहुंच गए हैं। तो कहीं न कहीं वहाँ पर कमी है, जो कि उनके माँ पिताजी भी, बच्चों का जो भी माँ बाप हो, जैसा भी हो, मान लो डांट रहा हो या जो भी कर रहा हो, उनको ये आज जरूर रियलाइज हो रहा होगा कि मेरा बच्चा, काश मेरा बच्चा मेरे साथ रह के जो भी कर लेता, धर्म में चला जाता, किसी में चला जाता, लेकिन हमारे साथ प्यार बना रहता। जैसे योगी आदित्यनाथ अपनी माँ से मिलते हैं, अपने पिताजी से मिलते हैं, तो मेंटली सेटिस्फेक्शन है। तो वो आदमी ट्रॉमा में नहीं जाता है, क्योंकि उसको अपना जो
किसी भी समाज में बहुत रुखड़ापन है, उसमें एक महलम का काम माँ बाप का प्यार करता है, उसकी कमी उनको अखड़ता था, वही उनको अकेलापन रहने से महसूस किया और अकेलापन रहने में उनको सहायता किया और वो जो है बैराग की ओर मोड़ दिया। तो बस मेरे को निष्कर्ष यही लगता है दोस्तों। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो तब तक इतना ही, और आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक पर मैं वीडियो लेके आते रहूँ। तब तक के लिए नमस्कार।